केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के प्रभात समाचार। असम विधानसभा ने 27 नवंबर 2025 को असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 पास किया है, जिसके तहत बहुविवाह यानी प्लूरल मैरिज को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। नया कानून कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पहली शादी को कानूनी रूप से समाप्त न करके दूसरी शादी करता है तो उसे 7 साल तक की जेल हो सकती है, और यदि पहली शादी छुपाई गई होती है यानी दूसरी शादी करते समय पहली शादी के अस्तित्व को छुपाया गया हो तो सजा 10 साल तक हो सकती है। इसके अलावा विवाह कराने वाले पुरोहित, कुलीग, ग्रामीण प्रमुख, गांव बुढ़ा, अभिभावक या जो भी इस प्रक्रिया में शामिल होंगे उन्हें 2 साल तक की कैद या जुर्माने का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार की किसी योजना का लाभ लेना चाहता हो या कोई सरकारी भर्ती करना चाहता हो तो भी वो इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर उनमें पात्र नहीं होगा। कानून का उद्देश्य बहुविवाह को रोकना, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और विवाह को सामाजिक व कानूनी रूप से स्थिर बनाना है। कुछ अपवाद हैं, जैसे कि आदिवासी क्षेत्रों यानी कि छठी अनुसूची वाले क्षेत्र या अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए ये कानून लागू नहीं होगा। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को निधन हो गया। उनके निधन के बाद देओल परिवार ने 27 नवंबर 2025 को मुंबई के बांद्रा स्थित एक होटल में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की है, जिसे जिंदगी का जश्न नाम दिया गया है। इस प्रार्थना सभा में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे पहुंचे। सिनेमा उद्योग, मित्र, सह कलाकार और प्रशंसक ने धर्मेंद्र को भावुक श्रद्धांजलि दी। देओल परिवार ने इस सभा को सिर्फ शोक सभा न बनाकर धर्मेंद्र के जीवन, उनकी सादगी, उनके अभिनय और उनकी इंसानियत का उत्सव बनाने की कोशिश की। भावनात्मक माहौल के बीच गायक सोनू निगम ने विशेष गीत गाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। धर्मेंद्र ने 6 दशकों से अधिक समय तक फिल्म उद्योग में काम किया और उन्होंने कई हिट फिल्में दी। उनकी विनम्रता, ईमानदारी और हर किसी के साथ सम्मान से पेश आने की आदतें उन्हें दर्शकों और सहकर्मियों के बीच प्रिय बनाती थीं। इस जश्न जिंदगी ने ये दिखाया कि धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता न थे, बल्कि एक इंसान थे जिन्हें लोग दिल से चाहते थे, और उनकी यादों में जीवन की खुशियां भी शामिल थीं, दुख नहीं। डॉक्टर आदिल अहमद राठर की व्हाट्सएप चैट से सामने आया है कि वो धमाके से पहले फंड जुटाने के लिए अस्पताल प्रबंधन से लगातार पैसों की मांग कर रहा था। उसने 5, 6, 7 और 9 सितंबर 2025 को मैसेज भेजे, जिसमें उसने एडवांस सैलरी व तुरंत पैसे जमा कराने की गुहार लगाई थी। पैसों की बहुत जरूरत है जैसे शब्द देखे गए थे। जांच एजेंसियों को शक है कि ये मांगी गई राशि, जिसमें उसने अकेले 8 लाख रुपए दिए, आतंकवादी गतिविधियों और विस्फोटकों की खरीद में इस्तेमाल की गई। इस खुलासे से ये साफ हुआ है कि वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं था, बल्कि संगठन के कोषाध्यक्ष के रूप में फंड मैनेज कर रहा था। जोशीमठ यानी ज्योतिर्मठ में स्थित नरसिंह बद्री यानी नरसिंह मंदिर में 2025-26 के शीतकालीन पूजा आरंभ की घोषणा के बाद इस बार आदिगुरु शंकराचार्य की गद्दी भी वहीं पहुंची है। पूर्व परंपरा के अनुसार जैसे ही बद्रीनाथ धाम को बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम के कारण बंद किया जाता है, वैसे ही भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना और धार्मिक संचालन नरसिंह मंदिर में शिफ्ट हो जाता है। इस बार 25 नवंबर 2025 को बद्रीनाथ धाम के कपाट विधिवत बंद हुए और उसी दिन शीतकालीन पूजा तथा गद्दी स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की गई। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जिसमें 2 सगे भाइयों को डंपर ने कुचलकर मौत हो गई। घटना कनखल थाना क्षेत्र के लक्सर हरिद्वार मार्ग पर हुई। दोनों युवक बाइक पर देहरादून जा रहे थे ताकि पासपोर्ट बनवा सके। बताया गया है कि किसी दूसरी बाइक से उनकी भिड़ंत हुई, दोनों सड़क पर गिर गए। उसके बाद तेज रफ्तार डंपर और एक बस ने उन्हें रौंद दिया। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। उनके शव टुकड़ों में सड़क पर बिखर गए। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक भाइयों की मौत से परिवार और इलाके में भारी शोक व्याप्त है। उत्तराखंड के लोहाघाट में शहीद जवान के अंतिम संस्कार के दौरान विधायक खुशाल सिंह अधिकारी और एसओ विपुल जोशी के बीच कहासुनी हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। घटना तब हुई जब भीड़ और व्यवस्थाओं को लेकर दोनों के बीच बहस बढ़ गई। विधायक का आरोप है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो अधूरा है और उसे काट-छाँट कर उनके छवि खराब करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि यदि जांच में वो गलत साबित हुए तो वे राजनीति से मोह छोड़ देंगे और सार्वजनिक जीवन से अलग हो जाएंगे। विवाद के बाद विधायक ने स्पष्ट किया कि किसी प्रकार की अभद्रता उनकी ओर से जानबूझकर नहीं हुई, बल्कि स्थिति संवेदनशील थी और गलतफहमी के कारण बात बिगड़ गई। पूरे मामले की जांच जारी है और प्रशासन ने कहा है कि सभी तथ्यों की पुष्टि के बाद ही आगे की कार्यवाही तय होगी। उत्तराखंड एआई मिशन 2025 का ड्राफ्ट जारी हो गया है और अब आम लोग भी इस पर सुझाव दे सकते हैं। पॉलिसी का लक्ष्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन, पर्यटन, आपदा प्रबंधन, जलवायु
और वातावरण समेत कई क्षेत्रों में एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से सुधार लाना है। इस ड्राफ्ट के तहत दूर दराज के पहाड़ी इलाकों, बुजुर्गों और कमजोर समुदायों तक टेलीमेडिसिन, ई लर्निंग जैसे एआई आधारित सेवाएं पहुंचाना, डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करना, आपदा पूर्व चेतावनी और राहत प्रबंधन में एआई का उपयोग करना तथा स्टार्टअप और युवा शिक्षार्थियों को एआई स्किलिंग और रोजगार के अवसर देना शामिल है। सरकार ने कहा है कि नीति की सफलता के लिए डेटा शेयरिंग, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई आधारित एप्लीकेशन विकास और पारदर्शी नियंत्रण प्रणाली पर जोर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और गोवा का दौरा करेंगे। सुबह वे कर्नाटक के उडुपी में स्थित श्री कृष्ण मत्था में जाकर बड़े धार्मिक कार्यक्रम लक्षकंठ गीता पारायण में हिस्सा लेंगे और वहां पर सुवर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन तथा पवित्र कनकना किंडी को समर्पित करेंगे। उसके बाद दोपहर में वे गोवा जाएंगे, जहां श्री संस्थान गोकर्ण पर्तागाली जीवोत्तम मठ के 550वें वर्ष उत्सव सार्ध पंच शताब्दी महोत्सव के अवसर पर 77 फुट ऊंचे कांस्य की भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अलावा मठ परिसर में बने रामायण थीम गार्डन का भी उद्घाटन होगा। इस यात्रा में मठ परिसर के लिए विशेष रूप से एक हेलीपैड बनाया गया है, जिससे प्रधानमंत्री का आगमन सुगम बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान के बहाने एक बड़ा धोखाधड़ी मामला सामने आया है, जहां फिरोजाबाद में एक महिला की जमीन उसके ही भाई ने छल कपट से अपने नाम करा ली। आरोप है कि भाई ने बहन को एसआईआर फॉर्म भरने के नाम पर बुलाया और डराया कि अगर कागजों पर हस्ताक्षर नहीं किए तो उसका नाम सूची से हट जाएगा और उसे परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसी डर में महिला ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन बाद में पता चला कि वे मतदाता फॉर्म नहीं बल्कि उसकी संपत्ति का बैनामा था। जब सच्चाई सामने आई तो महिला ने तत्काल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की और अदालत में रजिस्ट्री निरस्त करने का वाद भी दायर किया। इस घटना ने दिखा दिया है कि कैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े अभियानों का गलत लाभ उठाकर भोले भाले लोगों को ठगा जा सकता है, जिसके चलते अब एसआईआर में लापरवाही और धोखाधड़ी के खिलाफ कई बीएलओ पर भी एफआईआर दर्ज की जा रही है। सरबजीत कौर की पाकिस्तान में निकाह मामले ने एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। 48 वर्षीय सरबजीत कौर उस सिख तीर्थयात्रा जत्थे का हिस्सा थी जो वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान गया था। बताया गया है कि 4 नवंबर 2025 को पाकिस्तान पहुंचने के बाद उन्होंने अचानक अपनी धर्म परिचय बदलकर इस्लाम स्वीकार कर लिया और नासिर हुसैन नामक एक पाकिस्तानी नागरिक से निकाह कर लिया। लेकिन इस घटना के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ दी। एक पूर्व सिख विधायक ने लाहौर हाईकोर्ट में कौर की गिरफ्तारी और भारत वापस भेजने की मांग की है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि कौर अपनी तीर्थयात्रा वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी पाकिस्तान में रह रही हैं, जो कि अवैध है, और साथ ही उन पर जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दूसरी ओर कौर और उनके पति ने अदालत में दावा किया है कि उनका निकाह वैध है और पुलिस द्वारा उन पर जो दबाव, छापेमारी और परेशानियां हुई वो गलत और गैरकानूनी थी। कपल ने अदालत से सुरक्षा की मांग की और कहा कि वे अपनी पहचान में बदलाव, धर्मांतरण और निकाह सब अपनी मर्जी से किए हैं। उसी आधार पर लाहौर हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वे दंपत्ति को परेशान न करे। हरियाणा के हिसार जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। सेना का एक टेस्टिंग ड्रोन उड़ान के दौरान पक्षियों से टकराकर लगभग 15 किलोमीटर दूर हांसी के खलबिनौला नामक मिल की छत पर क्रैश हो गया। घटना बुधवार की सुबह हुई जब ड्रोन हिसार आर्मी कैंट से वायु विभागीय उड़ान के लिए रवाना हुआ था। अंदेशा है कि उड़ान के दौरान पक्षियों के झुंड से टकराने के कारण ड्रोन असंतुलित हुआ और मिल की छत पर गिर गया। गिरने की तेज आवाज सुनते ही फैक्ट्री के कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस डीएसपी विनोद शंकर की अगुवाई में मौके पर पहुंची और तुरंत सेना को जानकारी दी गई। सेना के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने ड्रोन को खोलकर अपने कब्जे में ले लिया और आगे की जांच के लिए ले गए। प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रैश के समय ड्रोन टेस्ट फ्लाइट पर था। डब्ल्यूपीएल की ताजा नीलामी और टीम निर्माण के बाद दिल्ली और उत्तर प्रदेश की टीमें काफी मजबूत नजर आ रही हैं। खासकर मुंबई इंडियंस एमआई और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी में ऑलराउंडर्स की भरमार है, जिससे उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही विभाग संतुलित हैं और मैच कभी भी रुख मोड़ सकते हैं। इसके विपरीत गुजरात की टीम का बॉलिंग विभाग कमजोर माना जा रहा है, जिससे अगर बल्लेबाजी विफल रही तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अन्य टीमों की तुलना में दिल्ली और यूपी की टीमें तकनीकी गहराई, ऑलराउंडर संतुलन और रणनीतिक विकल्पों के लिहाज से बेहतर स्थिति में है, जबकि कुछ टीमें जैसे आरसीबी और गुजरात कुछ क्षेत्रों में कमजोरी के कारण चुनौतीपूर्ण मुकाबलों में दबाव में आ सकती हैं। डब्ल्यूपीएल 2026 की नीलामी में भारत की स्टार प्लेयर्स ने जबरदस्त कीमतों पर खरीदी गई। कुल 22.65 करोड़ रुपए में विभिन्न खिलाड़ियों का सौदा हुआ। दीप्ति शर्मा को 3.20 करोड़ रुपए में खरीदा गया, जबकि चर्नी को 1.30 करोड़ रुपए में टीमों ने अपने खेमे में शामिल किया। इस नीलामी में मंधना का रिकॉर्ड अब भी बरकरार है, जिन्होंने पिछली बार सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी के रूप में रिकॉर्ड बनाया था।
इस बार की नीलामी में टीमों ने अपनी रणनीति के अनुसार प्रमुख ऑलराउंडर्स और बल्लेबाजों पर जोर दिया, जिससे WPL की प्रतियोगिता और भी रोमांचक होने की संभावना बढ़ गई। और अंत में मौसम। 28 नवंबर 2025 को भारत के विभिन्न राज्यों में मौसम की स्थिति विविधपूर्ण बनी हुई है, जहां उत्तर भारत में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ जैसे क्षेत्रों में ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी रहेगा। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री के आसपास रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। मध्य भारत के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दिन में ठंड बढ़ेगी तथा हल्की बारिश और ठंडी हवाएं चल सकती हैं, जबकि अधिकांश इलाके शुष्क रहेंगे। दक्षिण भारत में चक्रवात सैनियार के प्रभाव से तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और केरल में भारी से भारी बारिश, गरज चमक के साथ तेज आंधी का अलर्ट जारी है। मुंबई में 31 डिग्री अधिकतम और 26 डिग्री न्यूनतम तापमान रह सकता है। पूर्वी भारत में कोलकाता में 31 डिग्री अधिकतम और 19 डिग्री न्यूनतम के साथ हल्की बारिश और बादल छाए रहेंगे। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तेज हवाएं संभव हैं। इसी के साथ KVP न्यूज से प्रभात समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।